बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, आपका लेक्चर नंबर 17। कल बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, आयोनिक बॉन्ड पूरा पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है आप लोगों की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड कल एक्सप्लेन कर दिए थे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक्सप्लेन करना बाकी है। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 एटम्स दोनों तरफ से शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है, और इसको डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इज इक्वल टू के साइन से। तो एग्जैक्टली उसी तरह जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर होते हैं दोनों तरफ से। दोनों एलिमेंट्स अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होते हैं तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस वजह से हम इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। और होता क्या है इसमें कि ये आपके पास नाइट्रोजन एटम है N2525, इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक नाइट्रोजन, देखें नाइट्रोजन के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और रिमेनिंग शेल में जो है वो आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब शेल को अपनी कैपेसिटी अवेल करने के लिए, जो एक शेल के अंदर जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 8 होती है, और किसी भी शेल को अपनी स्टेबिलिटी अवेल करने के लिए जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है वो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मजीद रिक्वायरमेंट कितनी की है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन जो है वो मजीद 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पास पार्टनर भी नाइट्रोजन ही है, इस नाइट्रोजन के पास रिएक्ट करने के लिए पार्टनर भी नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन ही है। अब जब यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन के पास सेम प्रोसीजर है कि क्योंकि सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके इनर शेल में, और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ गए। अब जिस तरह रिक्वायरमेंट इस नाइट्रोजन की है, सेम वही रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे नाइट्रोजन की भी है। जो रिक्वायरमेंट पहले वाले नाइट्रोजन की है, सेम वही रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे नाइट्रोजन की भी है। तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा कि ना तो ये इससे गेन कर सकता है ना ये इससे ले सकता है। उसका रीजन क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि ये एटम्स हैं, सिमिलर एटम है, तो इनके दरमियान में जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो सेम है। और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो गेन कर ही नहीं सकते एक दूसरे से, किसी का भी पार्टनर दूसरा अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो है कोई भी पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना जरूरी है। किसी का भी पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही दूसरे का पार्टनर अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों ही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो इन डेट केस के पार्टनर एक्सचेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर हम कॉमन सेंस से देखें, साइंटिफिक लॉस के हिसाब से देखें, तो इसके पास इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर जो है ये 3 इससे ले लेता है तो इसको तो वैसे ही 3 की रिक्वायरमेंट थी, अगर ये अपने ये 3 भी दे देगा तो इसके पास तो वैसे ही कमी थी और कम हो जाएगा। सही है, तो इस लिहाज से ये दोनों ही, इस लिहाज से ये दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ताकि दोनों के दरमियान की जो बॉन्डिंग है, एक तो वो बॉन्डिंग भी हो जाए, और दोनों की स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए शेयरिंग से। तो यहाँ से इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ से इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए,
तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि आपके इनर शेल तो वही रहेंगे, लेकिन जो आपका आउटर शेल है, सही है, आउटर शेल दोनों का जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अवेल कर लेगा। वो किस तरीके से कि अगर आप इनकी शेयरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर में चले गए, 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, और बाकी दो दो इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद हैं, तो 6 ये रहे और 1 2 8, यानी पहले वाले का पूरा शेल कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर 6 ये रहे और 2 यहाँ पर 1 2, दूसरे वाले का भी शेल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 8 हो जाएगी और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अपने अंदर स्टेबल हो जाएगा। तो ये थी आपकी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, सही है, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछ लीजिएगा। तो इस तरह बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है हर किस्म के एलिमेंट्स के दरमियान में, सही है, या तो वो सिंगल होती है या डबल होती है या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, ट्रिपल से ज्यादा नहीं हो सकती, सही है। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग जो हो सकती है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। 3 से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, 4 शेयर नहीं कर सकते, सही है। क्या कार्बन 4 तो तब होगा ना जब ग्रुप 4 आपस में एक दूसरे के सामने आ जाए। तो अगर ग्रुप 4 आपस में एक दूसरे के सामने आ भी जाए तो वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, सही। कार्बन इंडिपेंडेंट ही रहता है। अगर एक कार्बन के सामने कार्बन रख दिया जाए तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। कोयले के 2 पीसेस है, कोयला बेसिकली कार्बन ही है ना, तो कोयले के 2 पीसेस को आप लाकर सामने रखो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दोनों रखे रहते हैं, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी 3 तक होती है, 3 के बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। अगर इससे ज्यादा एलिमेंट है किसी के पास तो फिर वो आयोनिक की तरफ जाएगा। अब आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंसेस आते हैं आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान में। और बेसिकली इनके डिफरेंसेस क्या हैं कि द आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल, and covalent compound exists in all 3 states, that is solid, liquid and gas। देखिए बेटा, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आमतौर पर सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है वो सॉलिड एलिमेंट्स जो फॉर्म करती है, ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट जो मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, ठीक है। और सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो थोड़े से लूज होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। और मॉलिक्यूल का आपस में डिस्टेंस उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल करीब है, बहुत करीब है, तो इसका मतलब है वो सॉलिड है, और सॉलिड में भी कैटेगरी है फिर, सही है। अगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो इसका मतलब है हार्ड सॉलिड है। अगर थोड़ा सा लूज पैक है तो इसका मतलब है थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड है, जस्ट लाइक फोम या दूसरी कोई तो सॉलिड हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है उतना ही ज्यादा जो है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड क्योंकि जो है वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट की बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और ये शेयर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, सही है। जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है, जब वो प्रेशर, जब वो टेम्परेचर खत्म होता है तो इनकी शेयरिंग भी टूट जाती है और शेयरिंग टूट के फिर ये वापस अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग हो जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। जस्ट लाइक आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल या केरोसिन ऑयल में क्या होता है कि पेट्रोल या केरोसिन ऑयल को अगर आप खुला हुआ रखें तो वो क्या होता है, सारा का सारा एवेपोरेट हो जाता है, हालांकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है। बट क्या, क्योंकि उसमें शेयरिंग होती है और शेयरिंग जो है वो एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। तो इस वजह से जब वो जो है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के हिसाब से वो शेयरिंग हो रही होती है, तो जैसे ही वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, वो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो वो एलिमेंट अपने बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ कर क्या हो जाता है, हवा में इवेपोरेट हो जाता है, सही। जैसे कि पेट्रोल होता है कि पेट्रोल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है। बेसिकली पेट्रोल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती हैं।
लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो राइज होता है, तो पेट्रोल क्या होता है उसका, अपनी अपनी उस चेन को ब्रेक करके कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो सॉरी हाइड्रोजन आपका अलग हो जाता है। तो यही हिसाब आयोनिक कंपाउंड में है कि बेसिकली जो है वो आयोनिक कंपाउंड की इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आयोनिक कंपाउंड की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आपस में कंप्लीटली ट्रांसफर हुए हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बन रहा होता है, तो इसके दरमियान की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और देखें जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो यही वजह है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो अगर लिक्विड लिक्विड के दरमियान में भी फॉर्म हो रहा है, तो वो बाद में जाकर गैस सॉलिड बना देता है, या अगर एक लिक्विड गैस के दरमियान में फॉर्म हो रहा है तो वो बाद में जाकर जो है वो सॉलिड बना देता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाई थी। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, टेबल सॉल्ट होता है, और ऑब्वियसली वो सॉलिड होता है। तो सोडियम जो है वो आपका सॉलिड है बाय नेचर, बट क्लोरीन क्या है, सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है वो क्या है, बेसिकली वो आपकी गैस है। तो जब ये सॉलिड और एक गैस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट आपका सॉलिड होता है, और ऐसा ही मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स में होता है। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। कोवलेंट कंपाउंड, अच्छा कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। अब इसके बाद द आयोनिक कंपाउंड do not conduct electricity in solid state but are good conductors of electricity either in the melted state or in the form of aqueous solution। देखिए बेटा, अब मैंने आप लोगों को जब चैप्टर 4 पढ़ा रहा था तो उसमें ये चीज बताई थी कि कोई भी चीज करंट पास क्यों करती है। ठीक है, और उसके करंट पास करने का रीजन बताया था, बिकॉज ऑफ इट्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इस वजह से वो करंट पास करती है सॉलिड के अंदर। लिक्विड में करंट पास इस वजह से होता है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी गैप में होते हैं और स्पेस मिल जाते हैं करंट चार्जेस को पास होने के, फ्लो होने के। तो यही हिसाब आयोनिक कंपाउंड में होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और वो अपने नॉर्मल स्टेट में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इस वजह से आयोनिक कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड में से करंट पास नहीं होता, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, सही है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनको जगह नहीं मिलती कि वो उस बॉन्डिंग में इन्फिल्ट्रेट कर सकें। सही है, और उन बॉन्डिंग से जो है वो उस बॉन्डिंग में क्या किसी किस्म का इंटरफेयर कर सकें और उसमें जो है वो इंटर हो सकें। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो करंट पास नहीं करता, बट लिक्विड स्टेट में करंट पास कर लेता है। यानी आपका सॉल्ट है, आपने सॉल्ट एक जार के अंदर रखा हुआ है, अब उस जार में अगर आप करंट पास करने की कोशिश करते हो, जार में वायर डालते हो, तो सॉल्ट जो है करंट पास नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप उसी सॉल्ट को मेल्ट कर देते हो, उसी सॉल्ट को जो है वो आप मेल्ट कर देते हो, और मेल्ट करने के बाद अब आप उसमें करंट पास करने की कोशिश करोगे तो करंट पास हो जाएगा। हालांकि सॉल्ट वही था, उसका फार्मूला वही है। ठीक है, लिक्विड में भी उसका फार्मूला NaCl ही होगा और सॉलिड में भी उसका फार्मूला NaCl ही होगा। बट जो आप लोगों के पास लिक्विड होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में आपस में कुछ गैप्स आ जाएंगे, और इन गैप्स की वजह से वो करंट को आगे ट्रांसमिट कर लेगा, पास कर लेगा, क्योंकि इन गैप्स की वजह से करंट को इन्फिल्ट्रेट होने का मौका मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, और करंट फिर उसमें से आर पार हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओनली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आप प्योर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो करंट पास नहीं करते। जितने भी प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो करंट पास नहीं करते, क्योंकि उनके दरमियान का नेचर नहीं होता, उनका फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होती कि वो करंट पास कर सकें और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर कर सके अपने अंदर, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। लेकिन जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो दो टर्मिनोलॉजीज के पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं।
देखिए बेटा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होती है। वो कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनमें कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड बेटा दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। कोवैलेंट कंपाउंड आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जो कि प्योर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें पार्शियली शेयरिंग हो रही होती है, प्रॉपर शेयरिंग नहीं होती, सॉरी पार्शियली ट्रांसफर हो रहा होता है। प्योर कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, जो कि कंप्लीट शेयरिंग से मिलकर बनते हैं। बट जो आपके जो नॉन पोलर होते हैं, जो आपके पोलर होते हैं, या आप ये कह लें कि इम्प्योर होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि उसमें कुछ पार्शियली शेयरिंग हो रही होती है, यानी थोड़ी सी जो है, सॉरी ट्रांसफर हो रहा होता है, शेयरिंग नहीं ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो आप आगे जो है वो पढ़ लेंगे। तो उसको पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड बेस्ड सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वो पानी मिक्स हुआ हुआ हो, वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स मौजूद हो उसके अंदर। अच्छा बेटा, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या कि आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब जैसा ये भी आपको कल बताया था कि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, हीट को ट्रांसफर होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। उस बॉन्डिंग को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद जो है वो हीट के मॉलिक्यूल उसमें ट्रांसफर होंगे। तो इस वजह से लाजमी बात है कि मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा और बॉयल होने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है। यानी कि जो है वो, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफर करने का प्रॉपर टाइम नहीं, जो है वो जल्दी हीट मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि उसके कोवैलेंट कंपाउंड्स के तो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस पर होते हैं, उनके दरमियान की बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, उनके दरमियान में गैप्स मौजूद होते हैं। तो हीट मॉलिक्यूल्स उस गैप में जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं, और उसके बाद जो है वो जल्दी कोवैलेंट कंपाउंड्स मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल किसको कहते हैं? जो कि हवा में ना उड़ सके। सही है, जो अपनी स्टेट में, जैसे जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, जिसके ऊपर जो है वो आमतौर पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज हो तो उसके ऊपर फर्क ना आए। बट कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या, कि अगर आप उनको जो है वो हवा में रखते हैं तो वो उड़ जाएंगे। सही है। जैसे ही जरा सा भी टेम्परेचर में और प्रेशर में चेंज आएगा, वो फौरन के फौरन जो है वो सारे एवेपोरेट हो जाएंगे, जस्ट लाइक पेट्रोल, या जस्ट लाइक बेटा आपका परफ्यूम। परफ्यूम भी इसी में एग्जाम्पल में आता है। जितने भी बॉडी स्प्रे हैं, परफ्यूम है, अल्कोहल बेस्ड जितने भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही आप उनको अपने कपड़ों पे छिड़कते हैं, थोड़ी देर में जो है वो खुशबू वगैरह सब खत्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप परफ्यूम की बॉटल तो पैक होती है, इस वजह से वो लिक्विड हमें नजर आ रहा होता है। बट अगर उसी परफ्यूम की बॉटल को आप खोल के रखें और थोड़ी देर बाद देखें तो आपको उसमें लिक्विड नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, सारा परफ्यूम उड़ चुका होगा, जो जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे उड़ चुके होंगे, सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स बाकी बचेंगे। ठीक है। तो ये चीज जो है वो इस वजह से कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो मोस्टली वॉलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान की बॉन्डिंग वीक होती है। जरा सा भी टेम्परेचर पे फर्क आ जाए, ठीक है, जरा सा भी प्रेशर आगे पीछे हो जाए, जरा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फर्क आ जाए, जरा सा जो है वो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट उन कंपाउंड्स पर पड़ता है, और कंपाउंड जो है वो आपके एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी बॉन्डिंग को वीक कर देते हैं, उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल में गैप्स होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो इतना इंक्रीज हो जाते हैं कि वो सॉलिड से, सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble इन वाटर बट insoluble इन पेट्रोल और केरोसिन। देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होना। ठीक है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
कि एक एलिमेंट कितना डिसॉल्व हो रहा है। और किसी भी जो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर, कि अगर कंपाउंड आयोनिक है तो वो आयोनिक में डिसॉल्व होगा, और अगर कंपाउंड जो है वो कोवलेंट है तो वो कोवलेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, आयोनिक आयोनिक में डिसॉल्व होता है और कोवलेंट कोवलेंट में डिसॉल्व होता है। तो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पानी भी जो है वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, वो प्योर कोवलेंट नहीं है बल्कि पोलर कोवलेंट है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो इस वजह से मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो है वो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट पेट्रोल और केरोसिन वगैरह में डिसॉल्व नहीं हो सकते आयोनिक कंपाउंड्स। एंड कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो तो पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता बल्कि उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होती है, और ये आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होने की वजह से वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो जो कि यानी कि प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल को अगर पानी में डिसॉल्व करें तो पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि वो ऊपर आ जाएगा। पेट्रोल की अलग ही लेयर, क्योंकि पेट्रोल लाइट है पानी से, पानी का वेट हैवी होता है, पेट्रोल लाइट होता है पानी के मुकाबले में, तो इस वजह से पेट्रोल की लेयर ऊपर की तरफ आ जाएगी पानी पर, और जो है सारा पानी नीचे की तरफ होगा। सही है, तो इस वजह से पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वो आपका पार्शियली आयोनिक है, यानी कि आप कह लें कि पोलर कोवलेंट है, प्योर कोवलेंट नहीं है। और पेट्रोल जो है वो आपका एक प्योर कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कोवलेंट में डिसॉल्व होता है और आयोनिक आयोनिक के अंदर डिसॉल्व होता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल्स इनके एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को। सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो कि पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, थोड़ा सा उनका रिजॉल्व हो जाता है पानी में। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं वो आपका एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है, वो आप अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। नो सर। अब जैसे बेटा एक टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल हो रही थी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है, कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपका क्या होता है। सही है, देखें अभी आपको नॉन पोलर तो बता दिया था कि नॉन पोलर तो आपका प्योर आयोनिक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो कि प्योर आयोनिक हो वो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, जिस प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, या उसको नॉन पोलर भी कह सकते हैं। पोलर क्या है? द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म between atoms having different electronegativities is called polar covalent bond। देखिए बेटा, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जिस एटम्स के दरमियान में जिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हो तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सही है, कोई भी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में फॉर्म हो रहा हो उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और उनके दरमियान में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, यानी जैसे क्लोरीन क्लोरीन, अब जितनी क्लोरीन क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि एक क्लोरीन की जो है एग्जैक्टली वही दूसरे की होगी। तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका नॉन पोलर होगा, यानी कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सेम है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो आपका प्योर कोवलेंट होगा, यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सेम है। तो अगर जो है कोई भी बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, यानी कोई भी बॉन्ड कोई भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो कोई दो ऐसे एलिमेंट के दरमियान में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपस में डिफरेंट हो, तो डिफरेंट होने की वजह से इनके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये जो आयोनिक प्रॉपर्टी आती है वो उस कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को स्लाइटली चेंज कर देती है, यानी जो है फिर वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता बल्कि वो आपका
पार्शियली आयोनिक करेक्टरिस्टिक जो है वो अपने अंदर होल्ड कर लेता है, जिससे उसके ऊपर काफी फर्क पड़ जाता है, फिर वो पानी में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, वो फिर आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर पार्शियली डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो 1.7 तक आ रही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 तक आ रहा है, 0.1 से लेकर 1.7 तक आ रहा है, तो वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ली आपने और उसको माइनस करवा दिया दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सही है, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें हुआ हुआ है कि 3.0 को आपने 2.1 से माइनस करवाया तो आपके पास क्या बचा 0.9, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहलाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 0 तक है, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 0 आ रहा है तो वो आपका क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.1 से लेकर 1.7 तक आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.1 से लेकर 1.7 तक आ रहा है तो वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा उसकी जो आपकी पोलर एबिलिटी है, आयोनिक प्रॉपर्टी है, वो बढ़ती चली जाएगी, सही है। तो यहाँ पर when a covalent bond is formed between two dissimilar electronegative atoms, the shared pair is always attracted more towards more electronegative atom. Hence, that atom attains slightly negative charge and other atom attains slightly positive charge. Now, both atoms are called negative pole and the positive pole respectively. Such compounds are polar compounds and bonds are called polar covalent bond. बेटा वही बात बताई हुई है कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करें तो अगर इनका डिफरेंस 0 से बड़ा आ रहा है और 1.7 तक आ रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए 1.7 तक, तो वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना वो 1.7 के करीब होगा उसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टी उतनी इंक्रीज होती जाएगी और कोवेलेंट प्रॉपर्टी उतनी डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि उसमें आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद है लेकिन कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है, आयोनिक कम है और कोवेलेंट ज्यादा है। अब इसके बाद किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो फॉर एग्जांपल 0.8 आ रहा है, तो अब क्या है, अब इसकी आयोनिक प्रॉपर्टी और ज्यादा हो गई और कोवेलेंट प्रॉपर्टी और थोड़ी सी कम हो गई। फिर अगर किसी का 1.7 1.2 आ रहा है तो 1.2 का मतलब है कि अब देखिए 1.7 के करीब जा रहे हैं ना, जैसे जैसे पहले 0.5 था, फिर 0.8, 1.2, यानी 1.7 के करीब करीब जा रहा है। तो जैसे जैसे वो 1.7 के करीब जाता रहेगा उसकी आयोनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाएगी और कोवेलेंट प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाएगी, सही है। यानी वो कंपाउंड जो होगा, समझ लें 1.2 वाला कि 70% आयोनिक होगा और 30% कोवेलेंट होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 आ गया तो इसका मतलब है कि वो 90% आयोनिक है और 10% कोवेलेंट है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से एक्सीड कर गया, 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, सही है, 2.0 हो गया, 2.1 हो गया, 2.1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो 2.1 तक हो गया, यानी 1.7 से एक्सीड कर गया, तो उसके बाद जो बॉन्ड होगा फिर वो कोवेलेंट नहीं रहेगा, फिर वो आपका प्योर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पहले कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा, फिर आयोनिक कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोवेलेंट कम होती चली जा रही है और आयोनिक जो है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और एक पॉइंट आता है कि जब वो पूरी तरह आयोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है वो उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उस पॉइंट पर फिर हम उसको कहेंगे कि ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहा ही नहीं है, ये आपका आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, क्योंकि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट एक ही नाम है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, उनकी आपको जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं,
जैसे अमोनिया के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। वाटर के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वाटर प्योर कोवलेंट नहीं होता, इसमें आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखिए बेटा, एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की दी हुई है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक ईएन वैल्यू देखें हाइड्रोजन की वो होती है 2.1, और अगर हम क्लोरीन की ईएन वैल्यू देखें तो वो क्या होती है 3.0। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों के पास 3.0 में से अगर आप 2.1 को माइनस करें तो क्या होगा 0.9, यानी इसके अंदर कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद है और कुछ जो है वो इसके अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टी मौजूद है। सही है। इस वजह से इसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, यानी देखें अब ये प्योर पॉजिटिव नहीं है, ये आपका प्योर पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये पार्शियली नेगेटिव होगा, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हो शेयरिंग ही रही है। अल्टीमेटली देखा जाए तो शेयरिंग ही हो रही है, बट कुछ ना कुछ इसमें आयोनिक वाली प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इस वजह से इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो पार्शियल्स आते हैं। वेट पे एक मिनट। तो बेटा ये प्योर कोवलेंट नहीं है, सही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई सवाल? नो सर। नो सर। नो सर। अब इसके बाद आप लोगों के पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। Compounds with covalent bonds are usually made up of discrete units, molecule with a weak intermolecular forces. अब जिस तरह बेटा आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही कोवलेंट कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज है कि कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, कोवलेंट बॉन्ड के, बेटा हूर बानू म्यूट कर दिया कर दें। बेटा कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के, वो बेसिकली जो है वो डिस्क्रीट यूनिट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी उनके दरमियान के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो काफी वीक होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो आपस में वीक होती हैं, यही वजह है कि वो वॉलेटाइल्स होते हैं। ठीक है, हवा में उड़ जाते हैं। इन द सॉलिड स्टेट there are weak van der Waals forces between the molecules, as covalent compounds are often gases, liquid or solid, with low melting point. In few cases, three-dimensional covalent structure form rather than discrete unit. देखिए बेटा, यहाँ पर तो इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है, वरना आपकी बुक में भी ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बट आपको इसको जो है वो सिर्फ इतना लिखना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही है, सॉरी, आपको यहाँ पर इतना लिखना है कि यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल लास्ट लाइन। जब आप इसको कॉपी में लिखें तो इसकी सिर्फ लास्ट लाइन लिखिएगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन दी है जो मैं आपको दे चुका हूँ कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, एक दूसरे से देर में अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, एक दूसरे के दरमियान में जो अट्रैक्शन पावर होती है वो कम होती है और डिस्टेंस ज्यादा होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस हीट जो है वो इनमें जल्दी ट्रांसफर हो जाती है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड ज्यादा होता है। ठीक है, उसको सॉरी कम होता है, क्योंकि इनमें हीट इजीली इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, इजीली पास हो जाती है, क्योंकि इनके दरमियान में गैप ज्यादा है। और यहाँ पर ऊपर वही बात बताई हुई है कि ये सॉफ्ट होते हैं,
लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उनके दरमियान में गैप ज्यादा ही होगा, सही है, मॉलिक्यूल्स का। तो इस वजह से इनके दरमियान की जो हीट है वो, सॉरी, इनके दरमियान में हीट आसानी से इंटर हो जाती है और वो आपका जल्दी हीट कंडक्ट करने के बाद जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। दे आर इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें बेटा, ये करंट पास नहीं करते अपने अंदर, सही, क्योंकि इनमें ज्यादातर गैसेस होती हैं और गैसेस तो वैसे ही करंट पास नहीं करती। जो लिक्विड होते हैं उनमें भी मैकेनिज्म नहीं होता कि वो करंट को पास कर सके अपने अंदर। पेट्रोल करंट पास नहीं करता, ठीक है। इसी तरह कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, बेंजीन है, वो करंट पास नहीं करता। प्योर कोवलेंट कंपाउंड, अगर उसमें आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद हो गई है तो फिर तो वो करंट पास करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर प्योर कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो करंट पास करता है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट like water but soluble in organic solvent like benzene, ether, carbon tetrachloride etc. तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं, सही है। पोलर सॉल्वेंट कौन से? जो आपके आयोनिक हैं, ठीक है। और जो जैसे वाटर वगैरह उसमें इंसॉल्युबल होते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। और जो प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल और बेंजीन आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ईथर और बेंजीन आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, सही है, क्योंकि ये दोनों प्योर प्योर कोवलेंट कंपाउंड है। और जब ये दोनों ही प्योर कोवलेंट कंपाउंड है तो इनमें डिसॉल्विंग एबिलिटी भी आपस में जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट कोवलेंट के अंदर ही डिसॉल्व होता है। तो बेटा बेसिक डिफरेंसेस समझ आ गए दोनों के दरमियान में, आयनिक और कोवलेंट के दरमियान में। कोई सवाल हो इसमें तो कोई सवाल हो तो पूछ लें बेटा। सर जी सर ये पॉइंट नंबर 2 में बस ये जो आपने एक लाइन बताई यही लिखनी है? जी बेटा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ यही लिखना है, क्योंकि बाकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ओके आपको सर। नहीं देती होती। हाँ, अगर बेटा एग्जाम में रीजन आ जाता है कि व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर आपको जो है वो आप ये रीजन दे सकते हो जो आपको समझ आया है। 1 और 3 भी नहीं लिखे हैं, 1 3? बेटा सारे लिखने हैं, बाकी मैंने ये कब बोला है 1 3 नहीं लिखने, सिर्फ 2 में एक लाइन लिखनी है, बाकी 1 से लेके 4 तक सारे पॉइंट एज इट इज लिखने हैं जो लिखे में, ठीक है। ओके सर। श्योर कर दिया आपने? ओके ओके सर। गुड। तो बेटा एग्जाम में जो है ना, आप लोग ये जहन में रखिएगा कि इस बार आपको सिर्फ 5 ईयर से तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि 5 ईयर तो जो है वो उस वक्त तक फॉलो हो रही थी जब आपकी सारी बुक्स आ रही थी, ठीक है, पूरी बुक आती थी एग्जाम के अंदर, तो तब 5 ईयर में से चीजें लग जाया करती थी। अब आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं आपके, तो कहीं से कोई सा भी सवाल उठाकर दे सकते हैं, जो पहले नहीं आते थे उस तरह भी दे सकते हैं, पेपर अपनी तरफ से जो है वो थोड़ा सा घुमा कर भी दे सकते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करके डिटेल में समझा रहा होता हूँ ताकि आपको रीजंस बताऊं। तो इस तरह के बेटा रीजंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड करंट पास क्यों करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों नहीं करते, या आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों नहीं होता, सही है, व्हाई दे डोंट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे छोटे छोटे रीजन जो है वो आपके जहन में होने चाहिए, और कल की क्लास में मैं आप लोगों से कुछ रीजंस पूछूंगा भी ताकि पता लगे कि आप लोग जो है वो किस तरीके, कितनी आप लोगों की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा, ये लेक्चर अगर अपलोड हो जाए तो इसको जो है वो एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लिएगा, वरना कल का लेक्चर तो अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है, उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो जवाब देना आसान हो। अभी के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। सर जी सर वो जो फिजिक्स क्लास का आयशा ने बोला था ना क्या चीज़? कि ना वो 5 लेक्चर आ गए, उसने ना जो मैं आयशा ने बोला था सर, मैंने उसको सुना ना, तो उसमें जो 1 से लेकर 5 तक लेक्चर है ना, उसमें ना वो फोर्स एंड मोशन है और वो मैट्रिक क्लास में, वो हमारे नहीं है। तो बेटा
फोर्स एंड मोशन बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ 1 से लेके जो, अच्छा मैंने इसके अब ये लेक्चर नंबर 8 और 9 जो है, 9 या 10 वो फोर्स एंड मोशन पर ही है, सही है। तो अगर यस मैट्रिक, सर। तो और मैट्रिक, अगर वो मैट्रिक वाला, जी जी, तो मैट्रिक वाला भी है ना, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, एक दफा उसको देख लिएगा, तो आपको जो है वो वही वाली चीजें हैं, सही है, जो आपको मुझे अभी समझानी है। तो अभी मेरा अभी फोर्स एंड मोशन ही चल रहा है आप लोगों का यस वैसे। सर, लेकिन जी यस सर, जो है ना हमारा जो काम हुआ था ना 1 से लेकर 5 तक लेक्चर में, वो मुझे काम करना है और फिर आपको ईमेल करना है। तो देखिए। अच्छा मैं बोल सर देता हूँ बस रिकॉर्डिंग नहीं है अभी तक। बेटा, मैंने सेंड तो कब का किया हुआ है, या तो आप लोग जो है ना मिस से पूछ लें, मिस शाजिया से पूछ लें, ठीक है, मिस शाजिया नौरीन से, ठीक है। सर सारी रिकॉर्डिंग चाहिए। बेटा इसमें सारी रिकॉर्डिंग मैंने सेंड कर दी है, ठीक है, मैं एक दफा और बोल दूंगा, ठीक है, मैं उनको, वरना आप मिस शाजिया से पूछ लें, ठीक है। ओके ओके सर। सर। ओके बेटा, मिस शाजिया नौरीन से एक बार एसएमएस करके आप लोग पूछ लें कि रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो वो कब तक होंगी, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।